वेलकम यू ऑल गाइस वंस अगेन। आई एम अर्चना मैनंदन और आज की इस सीरीज में हम बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने वाले हैं। इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज जो हम वीडियो देखने वाले हैं इसमें कौन कौन सा टॉपिक इंक्लूडेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखेंगे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर जो कमीशन बनता है, कमीशन ऑन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसके बाद हम देखेंगे आपका नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। और नेक्स्ट उसके बाद हमारा रहेगा राष्ट्रीय महिला आयोग, जिसकी मैंने बात करी है। ये सब कंप्लीट करने के बाद हम देखेंगे पब्लिक सर्विस कमीशन, और जो स्टेट लेवल पे और यूनियन लेवल पे दोनों पर हम देखेंगे। उसके बाद हमारा टॉपिक रहने वाला है ज्वाइंट स्टेट कमीशन, राइट, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे NHRC, ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी सारे बनते हैं और ये सारे टॉपिक्स ही हैं जहाँ जो आपके सिलेबस में दिया गया है। तो ये 4-5 टॉपिक्स आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है चाइल्ड राइट्स कमीशन के बारे में, नेशनल चाइल्ड राइट्स कमीशन। तो जो भी वन लाइनर्स मैंने दिए हैं ताकि आपको ईजिली आप इन सब चीज़ों को कंप्लीट कर सके। और लास्ट में इस वीडियो के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूड करा है मैंने, जो यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक से। जो चाइल्ड राइट कमीशन है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये महिला मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है और केंद्र सरकार का बाल विकास यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि देश के सभी कानून और नीतियां किसके अधिकारों के अनुरूप चलती हैं। ओके, भारतीय संविधान के साथ साथ अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन द्वारा भी जोर दिया गया है। और बच्चे का मतलब क्या है? तो 0 से लेके 18 वर्ष की आयु के बीच किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, किया गया है। आयोग बाल अधिकारों की सार्वभौमिकता और अनुल्लंघनीयता को स्वीकार करता है। आप उल्लंघन उसका नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यह उन बच्चों पर केंद्रित है जो समाज में सबसे कमजोर वर्गों का हिस्सा है, सबसे कमजोर वर्ग से आते हैं। और ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये आपसे इम्पोर्टेंट है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो चाइल्ड राइट्स कमीशन का गठन जो है ये सरकार द्वारा संसद के एक अधिनियम के रूप में किया गया है। ये याद रखिएगा, अधिनियम के रूप में किया गया है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है और पहले हमने देख लिया है। इसलिए यह एक संवैधानिक सांविधिक संगठन है, संवैधानिक संगठन है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये सारे पॉइंट्स आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट बना के पूछ लिया जा सकता है। अब इसमें सदस्य जो होते हैं वो कौन कौन होते हैं, कितने सदस्य होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो अध्यक्ष जो है ये एक प्रतिष्ठित व्यक्ति और जिसका बाल कल्याण में काम का अनुकरणीय रिकॉर्ड हो, उसको बनाया जाता है। उनके अलावा 6 सदस्य होते हैं, जिसमें से कम 2 महिला सदस्य भी होती है। 6 सदस्य होती हैं और 2 महिला सदस्य भी होती हैं। जिसमें जो सदस्य होते हैं वो कैसे होते हैं? तो यहाँ पे देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में उनको अनुभव होना चाहिए, बाल स्वास्थ्य देखभाल कल्याण या बाल विकास में उनको अनुभव होना चाहिए, किशोर न्याय या उपेक्षित या हाशिए वाले बच्चों या बच्चों की देखभाल का उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए, बाल श्रम या संकट में बच्चों का उन्मूलन मतलब उन्मूलन में उनको इंक्लूडेड होना चाहिए। ऐसे जो कार्य होते हैं उसमें उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऐसे ही किसी को नहीं बना दिया जाता है। फिर बाल मनोविज्ञान या समाज शास्त्री को और बच्चों से संबंधित कानून जिनको पता हो, ये सारे की सारी कैपेसिटीज उनमें चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं कि NCPCR स्कूली पाठ्यक्रमों में बाल अधिकारों को शामिल करने को प्रोत्साहित करने और इस संबंध में शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का कार्य भी करता है। तो अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, माफ कीजिएगा, कि और इसका क्या क्या कार्य है एडिशनली, तो ये आपको याद रखना है। आयोग को 2 अन्य अधिनियमों के तहत जिम्मेदारियां भी सौंपी गई है और ये दोनों कौन है? फर्स्ट है आपका यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण, पॉस्को एक्ट 2012, और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखिएगा। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं महिला आयोग से रिलेटेड, राष्ट्रीय महिला आयोग से रिलेटेड।
ठीक है। और जो भी इम्पोर्टेंट लगता है वन लाइनर्स आप इसमें नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहले तो इन शॉर्ट मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इतना ज़्यादा पूरा सारा स्लाइड्स देखने की ज़रूरत नहीं है, वो मैंने नोट डाउन कर लिया है आपके सेटिस्फैक्शन के लिए, मेरे सेटिस्फैक्शन के लिए। आप इसको एक बार चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पे ये देखना है, हम सबको पता है कि महिला आयोग किसके लिए काम करेगी, क्यों काम करेगी, इनका मेन मोटिव क्या होता है। हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि यह भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत जनवरी 1992 में स्थापित किया गया था, जैसा कि 1990 के राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम में परिभाषित किया गया है। ओके, ये इम्पॉर्टेंट है। बाद बाकी तो हमें इसका कार्य क्या है, किन किन चीजों से उन्मूलन इनका कार्य है, ये सारी चीजें हमें ऑलरेडी पता ही है। नेक्स्ट है राज्य महिला आयोग, जो इसी का सब टॉपिक है। वो क्या है, भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य महिला आयोग भी हैं। सिर्फ केंद्र लेवल पर, यूनियन लेवल पर नहीं है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में भी है। ये आयोग भी संबंधित राज्य अधिनियमों या आदेशों के तहत स्थापित किए जाते हैं और एनसीडब्ल्यू के समान कार्य और शक्तियां इनकी है, राज्य महिला आयोग की। ये सारे के सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे है, ठीक है, अपना महिला आयोग है। इन सारे के सारे को एक बार पढ़ लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा, कुछ कंट्रोवर्सीज हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है और यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे मणिपुर घटना प्रतिक्रिया, आपको याद है, जैसे मणिपुर मामले में एनसीडब्ल्यू की प्रतिक्रिया की तेजी से सक्रिय रूप से कार्यवाही नहीं होने के कारण इसकी आलोचना की गई थी। फिर मैंगलोर पर हमले का जवाब जो है 2009 में, जब मैंगलोर के एक पब में महिलाओं के एक समूह पर हमला किया गया था, तो एनसीडब्ल्यू की प्रतिक्रिया को असंवेदनशील और पीड़ित दोष के रूप में आलोचना की गई थी। तो ये कुछ कंट्रोवर्सीज हैं इसकी, ये आपको पता होना चाहिए। आयोग के सदस्य ने पीड़ितों को खुद की रक्षा नहीं करने के लिए दोषी ठहराया था और बहुत शर्म की बात है, और आगे आने की उनकी अनिच्छा पर सवाल उठाया था। फिर यहाँ पे है यौन उत्पीड़न के आरोपों से निपटना। तो 2019 में भारत के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों पर एनसीडब्ल्यू की प्रतिक्रिया ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए इसकी सक्रियता और इच्छा के बारे में चिंताओं को उठा दिया था। तो ये जो दो केस है, मणिपुर घटना प्रतिक्रिया और मंगलूर पर सबसे पहले जो ये हुआ था, ये दोनों चीजें आप ध्यान रखिएगा। कहीं भी अगर आप कुछ लिखते भी हैं तो वहां पे आप ये पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। अचीवमेंट्स क्या क्या है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि एनसीडब्ल्यू ने घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 और दहेज निषेध अधिनियम 1961 जैसे महिलाओं के अधिकारों से संबंधित कानूनों के कार्यान्वयन को मजबूत करने में मदद की है। ये सारी की सारी चीजें हैं। और एक और इसमें अचीवमेंट है, इसने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के कार्यान्वयन की निगरानी और सुनिश्चित किया है। तो ये काफी इम्पोर्टेंट पहल है इसका। बाल विवाह और अन्य कानूनी मुद्दे जो है, ये सारे के सारे अधिनियम और जो दंड संहिता है, मैं चाहूंगी कि आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ से ऑड मैन आउट वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन यूनियन एंड स्टेट लेवल पे। अब सबसे पहले हम पब्लिक सर्विस कमीशन देखेंगे यूनियन एंड स्टेट लेवल पे। इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे आर्टिकल 312 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, द पार्लियामेंट इज इंटाइटल्ड टू क्रिएट वन और मोर और ऑल इंडिया सर्विस इंक्लूडिंग ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कॉमन टू। तो ये बात करता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, राइट। और नेक्स्ट है हमारा द रिक्रूटमेंट टू ऑल दिस सर्विसेज मेड बाय द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। सारे के सारे रिक्रूटमेंट्स जो होते हैं वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ही होंगे इसमें। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एट द स्टेट लेवल जो है, यूनियन लेवल पे यूपीएससी करेगा, यूनियन लेवल पे स्टेट नहीं करेगा। यूनियन लेवल पे कौन करेगा, यूपीएससी करेगा, और स्टेट लेवल पर कौन करेगा, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन करेगा। यहाँ पे बस ये दो पॉइंट्स यहाँ पे हैं। नेक्स्ट है द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज सेंट्रल रिक्रूटरी एजेंसी इन इंडिया। ये आप याद रखिएगा, सेंट्रल रिक्रूटरी एजेंसी है, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये क्वेश्चंस वन लाइनर में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, और इसलिए मैं यहाँ पे इसको लेके आई हूँ, आप सब इसको ध्यान से देखिएगा।
प्रोविजंस जो है कंपोजिशन ऑफ यूपीएससी के, ये क्या है, अपॉइंटमेंट्स एंड रिमूवल जो है, जो अपॉइंटमेंट और उनको हटाया जाता है उनके पद से, ऑफ इट्स मेंबर्स एंड द पावर ऑफ फंक्शन ऑफ यूपीएससी, ये जो है ये किस पार्ट में है, तो ये पार्ट 14, भाग 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के भाग 14 में है। और किस से किस आर्टिकल तक है, तो आर्टिकल 315 से लेके आर्टिकल 323 तक है, ये याद रखिएगा। पैरेलल टू यूपीएससी एट सेंटर देयर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो हमने बात कर ली है। अब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात अगर की जाए तो यहाँ पे पार्ट 14 में ये भी है, किसमें, संविधान के पार्ट 14 में। और ये आर्टिकल कहाँ से होगा, कहाँ से कहाँ तक होगा, तो 315 से लेके 323 तक होगा, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की जाए तो, या फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की जाए तो। अब यहाँ से हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो हैं, ये सारे के सारे आर्टिकल्स जो हमने पिछले स्लाइड्स में देखे हैं 315 से लेके 323 तक। अब ये क्या कहता है, 315 क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, पीसीएस लेवल जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका मेकिंग है, उसको बनाना है यूनियन एंड स्टेट लेवल पे। और 316 क्या कहता है, अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स कितने साल का होगा, यूपीएससी पे भी और स्टेट लेवल पर भी, मतलब यूनियन लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी अपॉइंटमेंट कैसे होगा और कितने साल का उनका टेन्योर होगा। फिर 317 बात करता है रिमूवल एंड सस्पेंशन की, किसकी, यूनियन एंड स्टेट लेवल पब्लिक सर्विस कमीशन की। 318 बात करता है रेगुलेशंस जो बनते हैं, कंडीशंस जो होती हैं सर्विस की, मेंबर्स की, किसकी, स्टाफ पब्लिक सर्विस कमीशन की, चाहे वो यूनियन लेवल पे हो चाहे वो स्टेट लेवल पे हो। 319 जो है ये क्या कहता है, ये प्रोहिबिशन ऑफ होल्डिंग द ऑफिस बाय मेंबर्स ऑफ कमीशन अपॉन सीजिंग टू बी सच मेंबर्स। ये आर्टिकल 19 जो है ये क्या है, प्रोहिबिशन, लाइक किस किस चीज क्या रोक है, किस किस चीज पे रिस्ट्रिक्शंस हैं कि कैसे मेंबर्स नहीं बन सकते, उसकी बात की जाती है। और आर्टिकल 320 जो है ये इट स्टेट्स द फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, ये बताता है कि क्या होगा फंक्शन पब्लिक सर्विस कमीशन का। 322 की बात करें तो एक्सपेंसेस जो है पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो ये आता है 322 के अंतर्गत, ये काफी इंपॉर्टेंट है। किस पे होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे होते हैं या किस पे होते हैं, ये हम आगे के स्लाइड्स में देखते हैं। और जो रिपोर्ट ये पेश करता है, जैसे यूपीएससी का रिपोर्ट जो होता है ये राष्ट्रपति को, एंड स्टेट पीसीएस का जो होता है वो गवर्नर के द्वारा किया जाता है। ये सारी चीजें हम आगे के स्लाइड्स में देखने वाले हैं। ये है आर्टिकल 323 में। अब यहाँ से हम देखते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। इसका अपॉइंटमेंट, यूपीएससी के मेंबर्स का अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होता है, तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होता है। इनका टेन्योर जो होता है ये क्या होता है, 6 साल या 65 वर्ष, इनमें से जो पहले कंप्लीट हो जाए। रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा, रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है। ये अपना रेजिग्नेशन जो है ना ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दे सकते हैं। रिमूवल सस्पेंशन ऑफ मेंबर्स जो है यूपीएससी का, ये कैसे हो सकता है, ओनली बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज और हर ऑफिस बाय ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, किसी के कह देने से नहीं, प्रेसिडेंट के द्वारा ही हो सकता है। द प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द चेयरमैन और एनी अदर मेंबर of office in respect of whom the references has been made to the Supreme Court। ये चीजें आपको याद रखनी है, बस इससे ज्यादा और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। कंडीशंस क्या क्या है रिमूवल की, वो इंसॉल्वेंट हो, मतलब अपने पोस्ट की गरिमा को संभाल नहीं पाए, अपने पोस्ट के लायक नहीं हो किसी भी तरीके से, चाहे वो मेंटली हो या फिर किसी भी तरीके से मिसकंडक्ट के बेसिस पे हो, उनको निकाला जा सकता है। और अनसाउंड माइंडेड हो तो भी उनको निकाला जा सकता है, जैसा कि हमने बात करी है। एक्सपेंसेस जो है वो यूपीएससी का ये जो चार्ज होता है ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सबमिशन ऑफ रिपोर्ट, यहाँ से क्वेश्चंस कितनी बार पूछे गए हैं, यूपीएससी शैल
प्रेजेंट एन एनुअल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यूपीएससी किसको करेगा? एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंट करेगा, सबमिट करेगा किसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, है ना। जो भी उसने वर्क कंप्लीट किया है उस कमीशन ने, वो एनुअली वो प्रेजेंट करेगा किसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। प्रेसिडेंट जो है इनका सारा का सारा एक्सप्लेनेशन ये देंगे, एंड जो भी एडवाइस होगा ये जो भी एडवाइस कमीशन के द्वारा दिया गया है उसको नहीं एक्सेप्ट किया गया है, वो सारी चीजें वो एक्सप्लेन करेंगे। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। द रीजन फॉर सच नॉन एक्सेप्टेंस आर प्रेजेंटेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। और जो एक्सेप्ट नहीं किया गया है वो क्यों नहीं किया गया है, ये सारी चीजें जो है ये पार्लियामेंट का जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट है उसमें इनको रीजन देना पड़ता है कि क्यों नहीं किया गया है। नेक्स्ट है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, सेम है। यहाँ पे देख लीजिए 6 इयर्स या 62 इयर्स। पहले कितना था? यहाँ पे आपको था 6 इयर्स जो है वो होना चाहिए, या तो फिर कितना होना चाहिए? 65 इयर्स होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, और चेंज क्यों है ये आगे एक्सप्लेन करेंगे हम। ये 62 इयर्स होना चाहिए। क्यों? तो यहाँ से हटने के बाद ये यूपीएससी लेवल पे जा सकते हैं, लेकिन यूपीएससी वाले कहीं भी रीअपॉइंट नहीं हो सकते हैं। रीअपॉइंटमेंट ये इसी में इनएलिजिबल है। अगर मान लो कि स्मॉलर पोस्ट पे है तो ग्रेटर पोस्ट पे जा सकते हैं, इससे ऊपर वाले पोस्ट पे जा सकते हैं, यूपीएससी वाले पे जा सकते हैं। इतना आप याद रखिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है रेजिग्नेशन, गवर्नर को देंगे ये स्टेट लेवल पे। रिमूवल सस्पेंशन हमने देख लिया है, ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट के द्वारा ही होगा। और जो जैसे रिपोर्ट सबमिट किया जाता था प्रेसिडेंट को, वैसे ही यहाँ पे गवर्नर को किया जाएगा। और यहाँ पे एक्सपेंसेस ऑफ जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये एक्सपेंसेस किस पे है? तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, नहीं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, ठीक है। सबमिशन ऑफ रिपोर्ट किसको है? गवर्नर को है। और जो रीजन है नॉन एक्सेप्टेंस का वो कहाँ पे प्रेजेंट किया जाएगा? तो लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट में, ओके। नेक्स्ट है एलिजिबल अपॉइंटमेंट आफ्टर एंड ऑफ द टर्म ऑफ सर्विस। यहाँ पे आई थिंक मैंने इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा नहीं किया है, चलिए मैं पढ़ती हूँ, आप एक बार देख लीजिएगा। चेयरमैन जो है यूपीएससी का, इनको कहीं भी फिर से रीअपॉइंटमेंट नहीं मिल सकता है, ठीक है। चेयरमैन जो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, इनका जो है प्रमोशन हो सकता है, कहाँ पे हो सकता है? यूपीएससी के मेंबर्स के तौर पे, या यूपीएससी के यहाँ पे देखिए आपको मेंबर्स के तौर पे भी हो सकता है, या चेयरमैन के तौर पे हो सकता है। फिर यहाँ पे यूपीएससी के जो अदर मेंबर हैं, तो अदर देन चेयरमैन शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ चेयरमैन ऑफ यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। मतलब यूपीएससी के जो अलग मेंबर्स हैं चेयरमैन के अलावा, उनको तो नहीं मिल सकता है। उनको क्या है? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में भी जा सकते हैं वो, ठीक है, चेयरमैन बन के। और यूपीएससी के भी चेयरमैन वो बन सकते हैं, उनके पास ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पे ये देख लिया। फिर यहाँ पे देख लीजिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो है मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन चेयरमैन को छोड़ के एलिजिबल हैं किसमें? चेयरमैन बनने के लिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में ही और यूपीएससी में भी। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा ज्वाइंट स्टेट कमीशन। ये क्यों बुलाया जाता है, ये है क्या, ये देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 315 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि कहता है कि 2 या 2 से अधिक स्टेट्स जो हैं ये अपनी इच्छा के अनुसार अपने एग्रीमेंट मतलब जब ये एग्री हो तो ये जो है स्टेट वन पब्लिक सर्विस कमीशन बना सकती हैं फॉर दैट ग्रुप ऑफ स्टेट्स। जैसे मान लो कि बिहार झारखंड ने अगर चाह लिया तो ये दोनों एक पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बना सकते हैं। द रेजोल्यूशन टू सच एन एग्रीमेंट शैल बी पास्ड बाय ईच हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट। लेजिस्लेचर, हाउस ऑफ लेजिस्लेचर से पास होना चाहिए दोनों स्टेट के या ग्रुप ऑफ स्टेट्स के। इसके बाद ही पार्लियामेंट में ये लॉ प्रोवाइड किया जाएगा कि आप ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बना सकते हैं।
ओके, जब दोनों या तीनों जो भी राज्य हैं उनकी सहमति होगी। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स जो है वो कैसे होगा, तो आर्टिकल 316 में चला आएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट चेयरमैन एंड अदर मेंबर ऑफ ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसकी भी जो अपॉइंटमेंट होगी ये किनके द्वारा होगी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही होगी। और एज याद रखिएगा 6 years या 62 years, राइट, 62 years। क्यों 62 years, क्योंकि 65 years लास्ट है यूपीएससी वाले का, है ना। तो यूपीएससी वाले का जब लास्ट है तो इनको प्रमोशन ऐसे याद रखते हैं हम, इनको प्रमोट करके जाना भी तो है यहाँ पे, तो पहले अगर यहाँ से निकलेंगे तभी तो यहाँ जाएंगे, क्योंकि ये 65 years के बाद तो इनको यहाँ पे सीट मिलने वाली है नहीं। नेक्स्ट है यहाँ पे रेजिग्नेशन क्या है, 317 के तहत होगा जेएसपी-एससी का, ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दे सकते हैं। पावर्स जो है इनका आर्टिकल 318 में आएगा और ये सारी चीजें हैं। रिपोर्ट जो है ये 323 आर्टिकल के हिसाब से ये दे पाएंगे। और टू द गवर्नर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट्स विच हैव टुगेदर फॉर्म द कमीशन, मतलब अगर 2 स्टेट्स हैं तो दोनों स्टेट्स के गवर्नर को मिलना चाहिए। ये किस में निहित है, आर्टिकल 323 में। द गवर्नर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग अ मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द केसेस द एडवाइस ऑफ कमीशन वॉज नॉट एक्सेप्टेड। क्यों नहीं एक्सेप्ट किया गया, ये मेंबर गवर्नर को ये एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी पहले देख रखी है। अब हम देखने वाले हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। यहाँ से क्वेश्चंस काफी सारे बनते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है कि 1948 में 1948 में यूनाइटेड नेशंस ने एडप्ट किया था कि क्या, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, है ना। 1991 में क्या, तो पेरिस प्रिंसिपल्स वाज एस्टैब्लिश्ड बाय नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन। 1993 में क्या, तो यूनाइटेड नेशन एडॉप्टेड द पेरिस प्रिंसिपल्स एट इट्स जनरल असेंबली। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके जीके वाले सेक्शन में, जनरल नॉलेज वाले सेक्शन में। और 1993 में ही इंडिया इनेक्टेड द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है। दिस लेड टू द इंफॉर्मेशन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC। The Protection of Human Rights Acts also allowed state government to establish the State Human Right Commission. State Human Right Commission भी है। और NHRC का कंपोजिशन कैसे है, ये मेंबर्स का कंपोजिशन इम्पोर्टेंट है, ये देख लेते हैं। 8 मेंबर्स में क्या क्या रहेंगे, और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में 8 मेंबर्स होते हैं। उन 8 मेंबर्स में 4 जो है, 4 जो है वो फुल टाइम मेंबर्स होंगे और 4 जो है वो पार्ट टाइम मेंबर्स, लाइक उनको चेंज किया जा सकता है। इसका आई डोंट नो, ये पता नहीं क्यों यहाँ पे आ गया है। ये आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ऐसा मैंने कुछ टिक आउट तो नहीं किया था, बट शायद किसी और स्लाइड का आ गया होगा। आई थिंक दिस इज जस्ट अ टेक्निकल इश्यू। तो ये सारी चीजें आपको एक बार क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। क्योंकि चेयरमैन ऑफ NHRC कौन होंगे, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। मेंबर 1 जो है वो फुल मेंबर वो कौन होंगे, उस तरीके से आपको ये सारा का सारा जो 4 मेन मेंबर्स नहीं है, जो 4 जो चेंज होते हैं वो कौन कौन से होंगे, ये सारी चीजें आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ NHRC मेंबर्स किसके द्वारा होता है, यहाँ से मैं माफी चाहूंगी, मुझे नहीं पता सारे स्लाइड्स में ये सारे मार्किंग्स क्यों आ रहे हैं, आई डोंट नो। बस इसके लिए मैं सीरियसली माफी चाहूंगी। सो यहाँ देखते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ NHRC मेंबर्स क्या है। तो द सिलेक्शन कमेटी विल रिकमेंड द कैंडिडेट्स टू द प्रेसिडेंट। जो सिलेक्शन कमेटी होती है वो किसको रिकमेंड करती है, सिलेक्शन कैंडिडेट्स को, कैंडिडेट्स जो है वो रिकमेंड करती है प्रेसिडेंट को कि ये कैंडिडेट्स होने चाहिए। सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होता है ये इंपॉर्टेंट है। तो प्राइम मिनिस्टर एज अ चेयरमैन, स्पीकर ऑफ लोकसभा, यूनियन होम मिनिस्टर, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और लीडर्स ऑफ अपोजिशन ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये होते हैं।
नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शंस एंड पावर ऑफ एनएचआरसी। फंक्शंस एंड पावर ऑफ एनएचआरसी क्या है? एनएचआरसी जो है ये आपको एनएचआरसी कैन इन्वेस्टिगेट एनी कंप्लेंट रिलेटेड टू वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया आइदर सुओ मोटो और आफ्टर रिसीविंग अ पिटीशन। किसी भी बेसिस पे अगर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है तो एनएचआरसी जो है उसमें अपना हस्तक्षेप कर सकती है। एक मेन ये है। दूसरा है, नेक्स्ट है, एनएचआरसी कैन इंटरफेयर इन एनी जुडिशियल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स एनी एलिगेशन ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये ऊपर वाली बात ही हो गई। इट कैन विजिट एनी प्रिजन इंस्टीट्यूट, राइट। आप किसी भी जेल में जा सकते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं, किसी भी स्टेट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हो या फिर कैसे भी, आप जाके वहां पे देख सकते हैं कि जो ह्यूमन राइट्स है उसका वायलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये इनका मेन काम होता है। यहाँ पे देखते हैं, एनएचआरसी कैन रिव्यू द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट सेफगार्ड्स ह्यूमन राइट्स एंड कैन सजेस्ट नेसेसरी रेस्टोरेशन मेजर्स। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस हैं ह्यूमन राइट्स के लिए, आप उनको देख सकते हैं और आप उसमें जो आप अपने तरफ से कुछ सजेशंस भी दे सकते हैं कि यहाँ पे ये चीजें हैं, ये चीजें नहीं है या क्या होनी चाहिए। रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स इज ऑल्सो प्रोमोटेड बाय एनएचआरसी। ये सारी चीजें की जाती हैं। ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस एंड लिटरेसी through different media are promoted by NHRC in various sectors of society। जो ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस है वो किसी भी तरीके से चाहे वो पेपर के थ्रू हो, मीडिया के थ्रू हो, टेलीविजन के थ्रू हो, किसी भी तरीके से सोसाइटी के डिफरेंट पार्ट्स तक, डिफरेंट लोगों तक पहुंचाया जाता है। ओके, द मेन थिंग इज NHRC has the power to recommend suitable steps that can prevent violation of human rights in India to both central as well as स्टेट गवर्नमेंट। मतलब ये दोनों गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी, अगर किसी भी चीज का वायलेशन होता है और कुछ भी है तो उसके रिकमेंडेशन के लिए कुछ भी रिकमेंड कर सकता है। ये रिकमेंडेशन इसका हो सकता है कि हाँ ये चीजें गलत है, यहाँ पे आपको ये चीजें इंक्लूड करनी चाहिए। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गेट्स एन एनुअल रिपोर्ट ऑफ एनएचआरसी। कौन किसको मिलता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, विच इज लेड बिफोर बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अभी हमने देख लिया यूपीएससी वाले में भी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन वाले में भी, जेपीएससी वाले में भी, और इसमें भी ये कब मिलेगा? बोथ बिफोर बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, राइट। तो जब बैठक होती है उससे पहले। नेक्स्ट है टर्म्स एंड रिमूवल ऑफ चेयरमैन ऑफ एनएचआरसी। सॉरी, ये सारे के सारे मार्किंग आ रहे हैं एंड आई डोंट नो मुझे क्या करना चाहिए। जस्ट अ मिनट, मैं एक बार इरेजर यूज करके देखती हूँ, शायद आई थिंक इट विल वर्क। सो सॉरी। सो 3 years का टर्म होता है, 70 years जब तक इनका कंप्लीट नहीं हो जाए, दोनों में से जो पहले हो। अगर 3 साल नहीं भी कंप्लीट हुआ है और आप 70 years के हो गए हैं, दैट मीन्स आपका टेन्योर जो है वो खत्म। अर्लियर इससे पहले जो है वो 5 साल तक का टेन्योर होता था और 70 years का होता था, जो भी पहले हो जाए। बट द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट बिल 2019 ब्रॉट इट सर्टेन चेंजेस। तो इसके थ्रू ये चेंजेस लाया गया है कि अब 3 साल का होगा या फिर 70 साल। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। आई थिंक 20-25 क्वेश्चंस हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे है। फर्स्ट है कि सार्क का अर्थ क्या है? तो ये है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। बच्चों के मानवाधिकार से आप क्या समझते हैं? तो ये सुरक्षा का अधिकार, भागीदारी का अधिकार और जीवित रहने का अधिकार। मानवाधिकार आयोग विधेयक को लोकसभा में पेश किया गया था कभी? तो ये 1992 में मानवाधिकारों को वर्गीकृत किया गया है। तो ये एकजुटता अधिकार के हिसाब से, नागरिक और राजनीतिक अधिकार के हिसाब से, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार के हिसाब से। अधिकारों के समाज कल्याण सिद्धांत का क्या अर्थ है? तो ये अधिकार समाज द्वारा बनाए जाते हैं और इसका उद्देश्य जो है ये सामाजिक कल्याण को साकार करना है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक क्या है? तो एक संवैधानिक निकाय है, बहुपक्षीय संस्था भी है। ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जो होंगे उनको यहाँ पे नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किसके तहत हुई? तो ये मानवाधिकार सुरक्षा संरक्षण अधिनियम 1993 के थ्रू, जो हमने ऑलरेडी अपने स्लाइड्स में देख रखा है। प्रवासी कामगारों का अधिकार जो है ये अपने मूल देशों से आने जाने की स्वतंत्रता का अधिकार देता है और संपत्ति का अधिकार देता है। दास्ता या जबरन अनिवार्य श्रम से मुक्ति का भी अधिकार देता है। ये तीनों आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो फर्स्ट जो है ये है, इसकी स्थापना 1993 में हुई थी, राइट, ये तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा ये है, इसकी स्थापना 1993 में हुई थी, ये सही है। मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में आयोग को दोषियों को सजा देने का कोई अधिकार नहीं है, ये भी सही है। और इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाती है, ये गलत है। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भेजता है, ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस। ये है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल क्या होता है? तो 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए गठित समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होते हैं? तो राष्ट्रपति नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है? तो ये क्या नहीं है? तो किसी भी मानवाधिकार उल्लंघन पीड़ित को आर्थिक मुआवजा प्रदान करने के लिए ये कार्य इनका नहीं है। और बंदियों के मानवाधिकारों की रक्षा करना है। मानवाधिकार अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना भी इनके कार्य क्षेत्र में निहित है, आता है। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में कभी भी नियुक्त नहीं किया गया है? तो न्यायमूर्ति पी सदाशिवम को नहीं किया गया है। बाद बाकी जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन को, न्यायमूर्ति एस. राजेंद्र बाबू को और न्यायमूर्ति एस. आनंद को किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय जो है वो न्यू दिल्ली में है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम में कब परिवर्तन किए गए थे? तो ये 2006 में परिवर्तन किए गए थे। आज का सेकंड लास्ट स्लाइड है, यूएनओ द्वारा स्थापित एजेंसियां कौन कौन सी है? महिलाओं की स्थिति पर आयोग, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के उन्मूलन पर समिति, ये दोनों ही जो है ये यूएनओ के द्वारा स्थापित एजेंसियां हैं। दोनों में से कोई एक नहीं है, दोनों ही हैं। पहले पीढ़ी के अधिकार अधिकतर है, तो ये नकारात्मक अधिकार है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड करा है। निम्नलिखित में से किस पीढ़ी के अधिकार को हरित अधिकार के रूप में जाना जाता है? तो ये तीसरी पीढ़ी के अधिकार को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आयोग स्वायत्त है? तो हाँ, ये स्वायत्त है। क्या आयोग का अपना जांच दल है? तो ये हाँ, इसका आंसर यही होगा कि इसका अपना जांच दल है, जिसमें मानवाधिकार के उल्लंघन की शिकायत की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में आयोग का अपना जांच स्टाफ होता है। आज का लास्ट स्लाइड है और लास्ट क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है, जांच से संबंधित आयोग को क्या शक्तियां दी गई हैं? तो अधिनियम के तहत शिकायतों की जांच करते समय आयोग के पास सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत मुकदमे की सुनवाई करने वाले सिविल कोर्ट की सभी शक्तियां होंगी और विशेष रूप से निम्नलिखित, अर्थात ये सारी शक्तियां जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, जैसे गवाहों को तलब करना और उनकी उपस्थिति को लागू करना और शपथ पर उनकी जांच करना, किसी भी दस्तावेज की खोज और उत्पादन का और हलफनामे पर साक्ष्य प्राप्त करना, किसी भी अदालत या कार्यालय से किसी भी सार्वजनिक रिकॉर्ड या उसकी प्रति की मांग करना, ये भी इनको शक्तियां इनको प्रदान की गई हैं। और गवाहों या दस्तावेजों की जांच के लिए कमीशन जारी करना, ये भी इनको इनके राइट में है। और कोई अन्य मामला जो निर्धारण किया जा सकता है ह्यूमन राइट्स कमीशन के द्वारा, इनके अधिकार क्षेत्र में
आता है। तो ये थे सारे के सारे टॉपिक्स। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं बस माफ़ी चाहूँगी ये सारे मार्किंग्स के लिए जो बिना किए आ गया। आई डोंट नो, कुछ प्रॉब्लम्स हैं स्लाइड्स में, दैट्स वाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस सीरीज में मुझे और क्या क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे आपका जो सिलेबस है वो सारा सिलेबस मैं इस सीरीज में कवर करने वाली हूँ, और हर एक सब्जेक्ट से फिर बाद में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम देख के जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।